उत्थान कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट की जो क्लास थी उस क्लास के अंदर चौहान राजवंश के बारे में अध्ययन कर रहे थे और चौहान राजवंश के बारे में चौहानों की उत्पत्ति, इसके अलावा चौहान सबसे पहले चौहान राजवंश की स्थापना कहां पर हुई थी, इन सब के बारे में जानकारी अपन सब लोगों ने यहाँ पर प्राप्त की थी। और आज की जो क्लास है, आज की क्लास के माध्यम से इसमें अध्ययन करेंगे जो अजमेर के अंदर चौहान वंश के राजा थे उनके बारे में यहाँ पर आज की क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। अजमेर में सबसे पहले चौहान वंश का कौन सा राजा सांबर से अजमेर जाता है और वहां पर जाकर अजमेर शहर की स्थापना करता है, वहां पर अपनी राजधानी अजमेर को बनाता है। जो सबसे पहला राजा था अजमेर का, उस राजा का नाम था अजयराज। तो यहां पर आज की क्लास के माध्यम से अजमेर के जो चौहान राजा बने थे उन राजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अजमेर शहर की स्थापना किस चौहान राजा ने की थी, इन सब के बारे में आज की क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। अजमेर के अंदर सबसे पहले जो राजा बनते हैं उनका नाम है अजयराज। अजयराज अजयराज 1105 से लेकर 1133 ईस्वी तक राजा रहते हैं। यह सबसे पहला बंदा था जो अजमेर में जाकर अपने राजवंश की स्थापना करता है। पहले चौहानों की स्थापना होती है सांबर के अंदर। चौहान वंश की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था वासुदेव चौहान। वो सांबर जयपुर के अंदर चौहान वंश की स्थापना करता है। वासुदेव चौहान के बाद में दुर्लभ राज, गोविंद थर्ड, इस प्रकार से राजा बनते जाते हैं जो सांबर के अंदर राजगद्दी पर बैठते हैं। वासुदेव के बाद में वासुदेव के अगले राजा बनते हैं, वो सभी के सभी सांबर जयपुर के अंदर राजगद्दी पर बैठते हैं। उन वासुदेव के वंशजों में सबसे लास्ट का राजा बनता है जिसका नाम है पृथ्वीराज फर्स्ट। पृथ्वीराज फर्स्ट सांबर के अंदर चौहान वंश का अंतिम राजा था और उस पृथ्वीराज फर्स्ट के बाद में सांबर में कोई भी राजा रुकता नहीं है। पृथ्वीराज फर्स्ट के बाद में अगला राजा बनता है जिसका नाम है अजयराज। ये अजयराज क्या करता है, सांबर को छोड़ देता है और सांबर से चला जाता है अजमेर। एक नया शहर स्थापित करता है, उस शहर का नाम है अजमेर, और वहां पर खुद के रहने के लिए किले का निर्माण करवाता है जिसका नाम है अजमेरू किला। तो ये अजयराज राजा बनने के बाद में इसने अजमेर में अपने राजपाट की शुरुआत की, अजमेर शहर की इसने स्थापना की। अजमेर के अंदर जो अजमेरू दुर्ग बना हुआ जिसका वर्तमान में नाम है तारागढ़ किला, उस किले का निर्माण भी इसी अजयराज ने करवाया था। ठीक है, तो ये अजमेर के सबसे पहले राजा थे। इन्होंने अजमेर में अपने राजपाट की शुरुआत की थी। अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की। इसने अजमेर की स्थापना की 1113 ईस्वी में और इसने यहां पर खुद के रहने के लिए मकान का निर्माण करवाया, दुर्ग का निर्माण करवाया, और उस दुर्ग का नाम है अजमेरू दुर्ग। अजयराज अजमेर के प्रथम चौहान राजा थे। अजमेर के प्रथम चौहान राजा थे और इसी ने अजमेरू किले का निर्माण करवाया। अजयराज ने गढ़बीटली पहाड़ी पर अजमेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि अजमेर शहर की स्थापना किस व्यक्ति ने की, किस राजा ने अजमेर की स्थापना की। तो अजमेर की स्थापना करने वाला जो राजा है उसका नाम है अजयराज। इसने अजमेर की स्थापना की। इसने अजमेर की स्थापना कब की, डेट भी पूछते हैं एग्जाम में। इसने अजमेर की स्थापना की 1113 ईस्वी में। इसके बाद में देखो, अजमेर शहर के अंदर अजमेर के सबसे पहले चौहान राजा बने थे तो उनका नाम था अजयराज, और इसी ने खुद के रुकने के लिए, खुद के रहने के लिए उस शहर के अंदर किले का निर्माण करवाया और उस किले का नाम रखा अजमेरू दुर्ग। कालांतर में बाद में जाकर इसका नाम हुआ था तारागढ़। पृथ्वीराज जो सिसोदिया राजकुमार थे, उनकी रानी थी जिसका नाम था तारा, वो यहां पर इस अजमेरू दुर्ग में कुछ समय तक रुकी थी। इस वजह से इस अजमेरू दुर्ग का बाद में नाम बदलकर हो गया था तारागढ़। उस तारा के रुकने के कारण इसका नाम हो गया था तारागढ़। इसी को बोलते हैं तारागढ़ किला, इसी को बोलते हैं अजमेरू दुर्ग। गढ़बीटली पहाड़ी पर यह किला बना हुआ है।
इस वजह से इसको गढ़बीटली दुर्ग भी कहा जाता है। अब देखो यहां पर राजा बन जाते हैं अजयराज, और राजा बनने के बाद में इनकी एक रानी थी जिसका नाम था सोमलेखा। फेवरेट रानी थी। एक राजा के वैसे 5-10 नॉर्मल होता था, 5-10 रानियां होती थी, लेकिन एक रानी थी इसकी जिसका नाम था सोमलेखा। इस अजयराज ने अजमेर में खुद के अलग से सिक्के चलवाए, चांदी के सिक्के चलवाए, और चांदी के सिक्कों के ऊपर अपनी रानी का नाम लिखवा दिया। इसकी रानी का नाम था सोमलेखा, तो ये क्या करता है, उन चांदी के सिक्कों पर अपनी रानी सोमलेखा का नाम लिखवाता है। ठीक है, तो इसने अजमेर में सबसे पहले तो चांदी के सिक्के चलाए। अजयराज ने अजमेर में चांदी के सिक्के चलाए, कॉइन चलाए इसने, और ये चांदी के सिक्कों के ऊपर लिखवाता है अपनी रानी का नाम। इसकी रानी का नाम था सोमलेखा। ठीक है, तो अजयराज पहले तो चांदी के सिक्के चलवाता है, और चांदी के जो सिक्के हैं इनके ऊपर अपनी रानी का नाम लिखवाता है। इसकी रानी का नाम था सोमलेखा। सिक्कों पर अपनी रानी सोमलेखा का नाम लिखवाया। अपनी नानी का नाम लिखवाता है सिक्कों के ऊपर। और ये अजयराज है, अजयराज जब राजा बने तो इनके समय भूमिका सेनी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। यहां पर इसने सिक्के चलवाए, सिक्कों के ऊपर अपनी रानी का नाम लिखवाया। इसी ने अजमेर शहर की स्थापना की, और इसी अजयराज ने अजमेर में खुद के रहने के लिए मकान का निर्माण करवाया, दुर्ग का निर्माण करवाया। पहले वर्तमान में अपन लोग जो निवास स्थान होता है उसको बोलते हैं खुद का बंगला या मकान। पहले राजाओं का निवास स्थान होता था उसको किला या गढ़ कहते थे। तो यहां पर अजयराज शहर की स्थापना करता है और खुद के रुकने के लिए, खुद के रहने के लिए वहां पर एक किले का निर्माण करवाता है। उस किले का नाम है अजमेरू दुर्ग। बाद में जाकर उसका नाम बदलकर हो जाता है तारागढ़, पहले उसका नाम था अजमेरू दुर्ग। इसके बाद में देखो यहां पर इस अजयराज ने अपनी राजधानी बनाई अजमेर को। राजधानी, अपनी राजधानी बनाता है ये अजमेर को। जब ये राजा बनता है उस समय जैन धर्म की दो शाखाएं हैं, जैन धर्म की दो ब्रांच चलती हैं, एक तो है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। जब अजयराज राजा था उसी समय जैन धर्म की दोनों शाखाओं में लड़ाई हो गई। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे जैन धर्म के लोग, उनको बोलते थे श्वेतांबर। जो जिंदाबाद तरीके से रहते थे, जो कपड़े नहीं पहनते थे, उनको बोलते थे दिगंबर। दोनों के अंदर लड़ाई शुरू हो जाती। श्वेतांबर जिस शाखा के लोग थे वो बोलते हैं दिगंबर शाखा के लोगों को कि हमारे में ज्यादा नॉलेज है, दिगंबर वाले बोलते हैं कि हमारे में ज्यादा नॉलेज है। दोनों में ज्ञान को लेकर लड़ाई होती है, और जब दोनों में ज्ञान को लेकर लड़ाई होती है तो ये अजयराज क्या करता है, दोनों को बुलाता है, श्वेतांबर के लोगों को भी बुलाता है और दिगंबर के लोगों को भी बुलाता है, और बुलाकर उनको बोलता है कि अभी मैं चेक कर लूंगा किसमें ज्यादा नॉलेज है, किसमें कम नॉलेज है। तो ये अजयराज क्या करता है, फिर श्वेतांबर और दिगंबर जो जैन धर्म की जो शाखाएं हैं दोनों, उनके लोगों को वहां पर बिठाता है और उनके बीच में शास्त्रार्थ का आयोजन करवाता है। शास्त्रार्थ बोल दो, इसको अंताक्षरी बोल दो। एक तरफ दिगंबर जैन संप्रदाय के लोग बैठते हैं और एक तरफ श्वेतांबर जैन संप्रदाय के लोग बैठते हैं। दोनों को बिठाकर एक मीटिंग का आयोजन करवाता है, एक अंताक्षरी का आयोजन करवाता है, जिसको बोलते हैं शास्त्रार्थ। इसने जैन धर्म के शास्त्रार्थ में भाग लिया, और ये जैन धर्म के शास्त्रार्थ जो शास्त्रार्थ है उसकी इसने अध्यक्षता की दोनों के बीच में बैठकर। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि अजमेर के किस राजा ने, किस चौहान राजा ने जैन धर्म की शास्त्रार्थ करवाई? तो जैन धर्म की शास्त्रार्थ करवाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था अजयराज। अजयराज ने जैन धर्म की शास्त्रार्थ
का आयोजन करवाया। और ये जो जैन धर्म का शास्त्रार्थ है इसी को बोलते हैं अंताक्षरी। एक तरफ श्वेतांबर और एक तरफ है दिगंबर। दोनों शाखाओं के बीच में इस अंताक्षरी का आयोजन किया जाता है, शास्त्रार्थ का आयोजन किया जाता है। और इसका आयोजन करवाने वाला जो राजा था उसका नाम था अजिराज, और इस शास्त्रार्थ के अध्यक्ष बने अजिराज। इस शास्त्रार्थ की अध्यक्षता करते हैं अजिराज। इसके बाद में देखो, ये अजिराज यहां पर हमेशा जैन धर्म के लोगों को सपोर्ट करते थे। इसने अजमेर में एक मंदिर बना हुआ है, जैन संप्रदाय के 24 तीर्थकर हुए थे। सबसे पहला तीर्थकर था, उसका नाम था ऋषभदेव, जिसको आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। सबसे अंतिम तीर्थकर था, 24वें नंबर का तीर्थकर था जैन संप्रदाय का, उसका नाम था महावीर स्वामी। और उससे पहले जो 23वें तीर्थकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ को समर्पित अजमेर में जैन मंदिर बना हुआ है, पार्श्वनाथ जैन मंदिर। उस पार्श्वनाथ जैन मंदिर में इस अजयराज ने सोने का कलश भेंट किया। तो पार्श्वनाथ के जैन मंदिर में सोने का कलश भेंट करने वाला जो व्यक्ति था, जो राजा था, उसका नाम था अजयराज। अजयराज ने पार्श्वनाथ जैन मंदिर अजमेर में स्वर्ण कलश भेंट किया। सोने का कलश ये भेंट करता है यहां पर। इसके बाद में देखो, अजयराज अपने जीवन काल में अलग अलग संप्रदाय होते हैं, और अलग अलग संप्रदायों में ये अजयराज क्या करता है, जिस संप्रदाय को फॉलो करता है उस संप्रदाय का नाम है सेव संप्रदाय। तो ये जो अजमेर के चौहान राजा थे, ये हमेशा सेव संप्रदाय को फॉलो करते थे। जैसे अलग अलग संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय है, रामविष्णु संप्रदाय है, दशनाथी संप्रदाय है, विष्णुई संप्रदाय है, इसी प्रकार से अलग अलग संप्रदाय है। तो यहां पर ये चौहान राजा थे, ये सेव संप्रदाय को सपोर्ट करते थे, सेव संप्रदाय को ये फॉलो करते थे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि चौहान राजा, अजमेर के चौहान राजा कौन से संप्रदाय के फॉलोवर थे, कौन से संप्रदाय के समर्थक थे। अजमेर के चौहान राजा हमेशा सेव संप्रदाय के समर्थक थे। चौहान राजा सेव संप्रदाय के अनुयायी थे, सेव संप्रदाय को ये फॉलो करते थे। इसके अलावा देखो, अजयराज जब राजा बनता है उस समय कुछ हाथी पर बैठकर सेना आती है इसकी तरफ, इससे आक्रमण करने के लिए, इससे युद्ध करने के लिए, जिनको बोलते हैं गर्जन मातंग। ये अजयराज क्या करता है, उन हाथी पर बैठे हुई जो सेना थी उसको हराता है। इसने, इस अजयराज ने गर्जन मातंगों को हराया, हाथी पर बैठकर जो सेना आई थी उसको हराया था इसने। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि अजमेर के किस चौहान राजा ने गर्जन मातंगों को हराया। तो गर्जन मातंगों को हराने वाला जो राजा था उसका नाम था अजयराज। अजयराज ने सेना को हराया। अब कई बार पूछ लेते हैं कि ये गर्जन मातंग क्या होते हैं। हाथी पर बैठे हुई सेना थी, हाथी पर बैठी हुई सेना को बोलते हैं गर्जन मातंग। गर्जन गज हाथी को बोलते हैं, मातंग का मतलब हाथी पर बैठकर जो सैनिक आते हैं उनको बोलते हैं गर्जन मातंग। इसके बाद में देखो, यहां पर इसके अगले बेटे थे जिनका नाम था अणोराज। ये क्या करता है, अपने जीवन काल में अपने बेटे को शासन सौंप देता है। मोह माया से इसका ध्यान उठ जाता है, मोह माया से इसका ध्यान भंग हो जाता है। ये सोचता है कि राजा बनकर क्या करेंगे आगे रहकर। ये क्या करता है, अपने जीवन काल में ही अपने बेटे को राजा बना देता है। इसके बेटे का नाम था अणोराज। उसको राजा बनाकर ये संन्यास जीवन बिताने लग जाता है।
इससे बाद में, इस अजयराज के बाद में अगले राजा बनते हैं जिनका नाम है अणोराज। अगले राजा का नाम है अणोराज। अणोराज 1133 से लेकर 1155 ईस्वी तक राजा रहते हैं अणोराज। अणोराज राजा बन जाते हैं। जब ये राजा बनते हैं उसी समय तुर्क सेना इसके ऊपर आक्रमण करती है, अजमेर के ऊपर। अणोराज तुर्कों की सेना से लड़ाई करता है, युद्ध करता है, और उस युद्ध के अंदर अणोराज जीत जाता है। लेकिन जहां पर युद्ध हुआ उस स्थान पर जिस सेना से इसने युद्ध किया उस सेना का खून ज्यादा बह गया, उस सेना का रक्त वहां पर जमीन पर ज्यादा लग गया। तो ये अणोराज क्या करता है, वहां पर उन तुर्कों के रक्त को धोने के लिए इस अणोराज ने वहां पर एक झील का निर्माण करवा दिया। उस झील का नाम है अनासागर झील। तो अजमेर में अनासागर झील का निर्माण किस राजा ने करवाया था? अणोराज ने करवाया था। इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले इसने तुर्कों की सेना को हराया। अजमेर के किस राजा ने तुर्कों की सेना को हराया? तो उस राजा का नाम है अणोराज। अणोराज ने तुर्कों की सेना को हराया और फिर उसी सेना के रक्त को धोने के लिए इसने एक झील का निर्माण करवाया। उस झील का नाम है अनासागर झील। अणोराज ने तुर्कों के रक्त को धोने के लिए 1135 से 1137 ईस्वी के मध्य अनासागर झील का निर्माण करवाया। अनासागर झील का निर्माण करवाया। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि अनासागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो अनासागर झील का निर्माण करवाने वाले जो राजा थे उनका नाम था अणोराज। अब देखो यहां पर इस प्रकार से झील बनी हुई है अनासागर झील। यहां पर एक पहाड़ी है, इस जगह पर एक बगीचा बना हुआ है, उस बगीचों को बोलते हैं सुभाष उद्यान। सुभाष उद्यान, ये झील है अनासागर झील। अजमेर में अनासागर झील बनी हुई है। यहां पर इस प्रकार से रास्ता बना हुआ है। सुभाष उद्यान के अंदर से भी यहां पर अनासागर झील में रास्ता जाता है, अनासागर झील के पास में रास्ता जाता है। सुभाष उद्यान है, इसी उद्यान में बैठकर अस्मत बेगम ने और नूरजहां ने यहां पर गुलाब से इत्र का निर्माण किया था। और यहीं पर सुभाष उद्यान के पास में विदेशी व्यापारी थे जिनका नाम था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जहांगीर से मुलाकात करते हैं इसी उद्यान के पास में। यहां पर इस झील के पास में इस जगह पर एक झरना बना हुआ है, कृत्रिम झरना। कृत्रिम झरना बना हुआ है जिसका नाम है चश्मा ए नूर। चश्मा ए नूर के नाम से यहां पर एक कृत्रिम झरना बना हुआ है इस अनासागर झील के किनारे। कृत्रिम झरने का मतलब है इस झील के अंदर एक मोटर लगाई हुई है, उस मोटर के माध्यम से यहां पर एक पहाड़ी बनी हुई है। इस जगह पर इस पहाड़ी के ऊपर पानी भेजा जाता है और उस पहाड़ी से फिर वो जो पानी है वो वापस नीचे गिरता है और वापस नीचे गिरते समय एक झरने का रूप लेता है। उस झरने को बोलते हैं चश्मा ए नूर। चश्मा ए नूर के नाम से झरना बना हुआ है यहां पर कृत्रिम झरना अनासागर झील के किनारे। और यहीं पर इसी अनासागर झील के किनारे एक उद्यान बना हुआ है, एक बगीचा बना हुआ है जिसका नाम है सुभाष उद्यान। इसके बाद में देखो इसी ने पुष्कर के अंदर एक मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का नाम है वरा मंदिर। अणोराज ने, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, अणोराज ने पुष्कर अजमेर में
वराह मंदिर का निर्माण करवाया। इसका तुर्कों के साथ में भी युद्ध हुआ, इसने तुर्कों को भी हराया। इसके अलावा इस अणुराज की लड़ाई हुई चालुक्य राजाओं के साथ में, और उस समय चालुक्य राजा बने हुए थे गुजरात के। गुजरात के अंदर जो भी राजा थे वो चालुक्य राजा बने हुए थे। इसका संघर्ष हुआ चालुक्यों के साथ में, गुजरात के चालुक्य राजाओं के साथ में। अणुराज का गुजरात के चालुक्य राजाओं के साथ अणुराज का क्या होता है, गुजरात के चालुक्य राजाओं के साथ में संघर्ष होता है। गुजरात के चालुक्य राजाओं के साथ में इसकी लड़ाई होती है। गुजरात का एक चालुक्य राजा था जिसका नाम था सिद्धराज जयसिंह। सिद्धराज जयसिंह के साथ में इसका संघर्ष होता है, युद्ध होता है। पहली बार जब युद्ध होता है, अणुराज उस युद्ध में जीत जाता है, और जीतने के बाद में यह कहा जाता है कि वहां पर जबरदस्ती उस सिद्धराज जयसिंह की बहन से विवाह करके आ जाता है। उस सिद्धराज जयसिंह को बोलता है कि आपकी बहन से मेरी शादी करोगे तब तो मैं यह गुजरात है ये वापस तुम्हें सौंप कर चला जाऊंगा, नहीं तो यहीं पर रुकूंगा, यहां पर मेरा अधिकार रखूंगा। तो इसका संघर्ष हुआ गुजरात के राजा के साथ में। गुजरात के राजा का नाम था सिद्धराज जयसिंह। गुजरात के चालुक्य राजाओं के साथ संघर्ष हुआ। प्रथम युद्ध हुआ। प्रथम युद्ध अणुराज वर्सेज सिद्धराज जयसिंह। सिद्धराज जयसिंह गुजरात के चालुक्य राजा थे, और ये अजमेर के चौहान राजा थे। इन दोनों के बीच में यहां पर संघर्ष होता है, युद्ध होता है। सबसे पहला युद्ध होता है प्रथम युद्ध, और इस युद्ध के अंदर जीत होती है अणुराज की। विजय होते हैं अणुराज, और जीतकर इस सिद्धराज जयसिंह की बहन थी जिसका नाम था कांचन देवी, उस कांचन देवी के साथ में ये अणुराज विवाह करके आ जाते हैं। युद्ध जीतकर अणुराज सिद्धराज जयसिंह की बहन कांचन देवी से विवाह करते हैं। तो यहां पर अणुराज सबसे पहले चालुक्य राजकुमारी के साथ में विवाह करते हैं, और चालुक्य राजकुमारी का नाम था, जिसका नाम था कांचन देवी। इस कांचन देवी के साथ में ये विवाह करते हैं, और ये कांचन देवी सिद्धराज जयसिंह की बहन थी जो गुजरात के चालुक्य राजा थे। इसके बाद में देखो यहां पर इसका दूसरा संघर्ष होता है, दूसरी बार भी युद्ध होता है, उसको बोलते हैं दूसरा युद्ध। और ये दूसरा युद्ध भी उसी के साथ में होता है, सिद्धराज जयसिंह के साथ में। अणुराज वर्सेज सिद्धराज जयसिंह, और इस युद्ध में भी जीत होती है अणुराज की, इसमें भी विजय होते हैं अणुराज। और इसमें जीतने के बाद में यह कहा जाता है कि इस अणुराज ने इस सिद्धराज जयसिंह को कहा कि तेरी बेटी से विवाह कर दे, और यदि विवाह कर देगा तो ये गुजरात तेरे पास में छोड़ दूंगा, इसके ऊपर अधिकार नहीं करूंगा, और यदि विवाह नहीं करेगा तो इसके ऊपर अधिकार स्थापित कर दूंगा। और इस कारण यह कहा जाता है कि बाद में सिद्धराज जयसिंह क्या करते हैं, अपनी बेटी देवल दे का विवाह इस अणुराज के साथ में कर देते हैं। तो ये एक प्रकार से ये तो फोर्स करके विवाह कर रहे थे, जबरदस्ती विवाह कर रहे थे, लेकिन यहां पर
इस अनुराज के साथ में विवाह करना पड़ता है युद्ध जीतकर। अनुराज सिद्धराज जयसिंह की बेटी देवल देवी से विवाह करते हैं। यह सिस्टम पहले ही चलता था, वर्तमान में आपको ट्राई नहीं करनी है कि इस प्रकार से युद्ध कर ले और विवाह के लिए फोर्स करें। पहले राजतंत्र में ऐसा चलता था, राजा एक दूसरे से आक्रमण करते, युद्ध करते और उसके बाद में उनकी बहन बेटी से विवाह करके आ जाते थे। तो इस प्रकार से यहां पर अनुराज पहला युद्ध जीतते हैं और पहले युद्ध जीतने के बाद में इसकी बहन से विवाह करके आते हैं जिसका नाम है कांचन देवी। दूसरा युद्ध करते हैं, उसमें भी जीतते हैं और दूसरे युद्ध में जीतने के बाद में इस सिद्धराज जयसिंह की बेटी है जिसका नाम है देवल दे, इससे विवाह करके आ जाते हैं। और इसके बाद में तीसरा युद्ध होता है। तीसरा युद्ध, और इस तीसरे युद्ध में इस सिद्धराज जयसिंह की जगह युद्ध में भाग लेता है जिसका नाम है कुमारपाल चालुक्य। एक तरफ तो अनुराज ही रहते हैं, अनुराज वर्सेज कुमारपाल चालुक्य। यहां पर देखो इस युद्ध में उल्टा होता है मामला। इस युद्ध के अंदर जीत होती है कुमारपाल चालुक्य की, और कुमारपाल चालुक्य की जीत होने के बाद में ये कुमारपाल चालुक्य क्या करता है, एक चौहान राजकुमारी जालन देवी से विवाह करके चला जाता है। तो ये भी बदला लेता है, जैसे पहले वो वहां पर विवाह करके आता है, इस प्रकार से यहां पर ये कुमारपाल चालुक्य भी क्या करता है, चौहान राजकुमारी के साथ में विवाह करता है। इसकी जीत होती है, इस युद्ध में विजय होते हैं। कुमारपाल चालुक्य युद्ध जीतकर चौहान राजकुमारी जालन देवी से विवाह करते हैं। वह नाडोल चित्तौड़गढ़ पर अधिकार स्थापित करते हैं। ये दोनों क्षेत्र पहले चौहान राजाओं के थे। इन दोनों क्षेत्रों के ऊपर नाडोल और चित्तौड़ के ऊपर अधिकार कर लेता है कुमारपाल चालुक्य, और यहां पर कुमारपाल चालुक्य अधिकार करने के बाद में वापस इनको नहीं देता है। बाद में जाकर आगे इस चौहान राजवंश का एक राजा बना था जिसका नाम था विग्रहराज चतुर्थ, उसने इस लड़ाई का बदला लिया था। इसके बाद में देखो यहां पर अनुराज यहां पर युद्ध हार जाता है। हारने के बाद में इसकी शक्ति कम हो जाती, और शक्ति कम होने के बाद में इसी अनुराज का एक बेटा था जिसका नाम था जगदेव। इसका बेटा जगदेव क्या करता है, अपने पिता को मार देता है। जगदेव इस अनुराज की हत्या कर देता है, और इसकी हत्या करने के बाद में इसे अजमेर का अगला राजा बनने का प्रयास करता है, और उस जगदेव को चौहान राजवंश का प्रथम पितरहंता कहा जाता है। तो यहां पर देखो अनुराज के पुत्र जगदेव ने अपने पिता की हत्या कर दी।
अपने पिता को यह टपका देता है। इस जगदेव को चौहान राजवंश का प्रथम पितर हंता कहा जाता है। जगदेव को चौहान राजवंश का पितरहंता कहा जाता है। जैसे महाराणा कुंभा के बेटे जिसका नाम था उद्दा, उद्दा ने अपने पिता कुंभा को मार दिया था। इसी प्रकार से मारवाड़ के राजा मालदेव अपने पिता गांगा को मार देते हैं। और यहां पर इस चौहान राजवंश में जगदेव अपने पिता अर्णोराज को मार देते हैं। और अर्णोराज को मारने के बाद में इनके भाइयों के अंदर लड़ाई हो जाती है, इनके भाइयों में संघर्ष चालू रहता है। और उसके बाद में अगले राजा बनते हैं जिनका नाम है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ये यहां पर अजमेर के अगले राजा बनते हैं। इनका कार्यकाल लगभग 1158 से लेकर 1163 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। ये राजा बनकर रहते हैं। लगभग अर्णोराज की हत्या होने के बाद में 55 में उनकी हत्या हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में जगदेव और उनके भाइयों में संघर्ष चलता रहा। 1-2 सालों तक कोई राजा नहीं बन पाता है, लेकिन बाद में जाकर राजा बनता है। उस राजा का नाम है विग्रहराज चतुर्थ। ये विग्रहराज चतुर्थ यहां का अजमेर का राजा बनता है। और इस अजमेर का राजा बनने के बाद में इस विग्रहराज चतुर्थ ने अपने जो पिता थे अर्णोराज, उनकी हार का बदला लिया। उस कुमारपाल चालुक्य को इसने हराया और उसको हराकर वहां से उसको नाडोल पाली और जो चित्तौड़गढ़ क्षेत्र है, इन दोनों को वापस अधिकार में लेता है। विग्रहराज ने कुमारपाल चालुक्य को इसने हराया। इसके बाद में देखो यहां पर इसी ने दिल्ली के अंदर अपना राज स्थापित किया। दिल्ली के अंदर इसने तोमरों को हराया और तोमरों को हराकर इसने दिल्ली पर जीत हासिल की। इसने दिल्ली के अंदर तोमर राजा बने हुए थे, इनको ये हराता है वहां पर। इसके बाद में देखो विग्रहराज चतुर्थ जब राजा रहता है उसी समय इसने दिल्ली के अंदर एक अभिलेख लिखवाया। उस अभिलेख का नाम है दिल्ली का शिवालिक अभिलेख। दिल्ली का शिवालिक अभिलेख लिखवाता है 1163 ईस्वी में। इस विग्रहराज चतुर्थ ने यह अभिलेख लिखवाया दिल्ली के अंदर। इसके बाद में देखो ये जो विग्रहराज चतुर्थ है, इसी ने अजमेर के अंदर एक पाठशाला का निर्माण करवाया। उस पाठशाला का नाम है संस्कृत पाठशाला। विग्रहराज ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। इसने तो संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, लेकिन जैसे ही 1191-92 ईस्वी के अंदर तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, उन युद्धों के बाद में यहां पर यह जो संस्कृत पाठशाला है, इस संस्कृत पाठशाला को तोड़कर एक गोरी का सेनापति था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। वो क्या करता है, इस पाठशाला को तोड़कर यहां पर एक मस्जिद बनवा देता है। उसको बोलते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। इसी संस्कृत पाठशाला को तोड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। संस्कृत पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने
तुड़वाकर ढाई दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। यह कहा जाता है कि इसने 2.5 दिन में इस पाठशाला को तुड़वाकर, संस्कृत पाठशाला को 2.5 दिन में तुड़वाकर इस झोपड़े का निर्माण करवाया था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि यहां पर 2.5 दिन का पंजाब शाह का उर्स लगता है, इस वजह से इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। यहां 2.5 दिन का पंजाब शाह का उर्स लगता है, इसीलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। इसके अलावा देखो, ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये जो संस्कृत पाठशाला बनी हुई है, इस संस्कृत पाठशाला में इस विग्रहराज चतुर्थ ने एक नाटक लिखवाया, उस नाटक का नाम है हरिकेली नाटक। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यहां पर अजमेर में हरिकेली नाटक कौन सी जगह पर लिखा हुआ है, कहां पर यह छपा हुआ है। तो अजमेर में हरिकेली नाटक इस संस्कृत पाठशाला की दीवारों के ऊपर छपा हुआ है। जैसे ये दीवारें हैं, इन दीवारों के ऊपर हरिकेली नाटक के जितने भी पात्र है, किस किस प्रकार से नाटक करते हैं, उन सभी पात्रों का चित्रण मिलता है दीवारों के ऊपर। तो इसी विग्रहराज चतुर्थ ने यहां पर इस संस्कृत पाठशाला में हरिकेली नाटक लिखवाया, हरिकेली नाटक इसने छपवाया। संस्कृत पाठशाला में हरिकेली नाटक लिखा हुआ है। इस पाठशाला की दीवारों के ऊपर हरिकेली नाटक लिखा हुआ है। इसके बाद में देखो, यहां पर ये जो हरिकेली नाटक है, ये हरिकेली नाटक तो खुद इस विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था। इसके अलावा और भी इसके दरबारी विद्वान थे। इसके दरबारी विद्वान लिखो। सबसे पहले दरबारी विद्वान, इसका दरबारी विद्वान है पहला, जिसका नाम है सोमदेव। और इस दरबारी विद्वान ने, सोमदेव ने एक नाटक लिखा, उस नाटक का नाम है ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज नाटक लिखा। कई बार जो सीईटी की एग्जाम लगी थी, उसमें भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ललित विग्रहराज नाटक किसने लिखा था। तो ललित विग्रहराज नाटक लिखने वाला जो व्यक्ति था, उसका नाम था सोमदेव। और जो हरिकेली नाटक है, इसको लिखने वाला खुद विग्रहराज था। विग्रहराज ने लिखा यह नाटक, खुद विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था। यहां पर ललित विग्रहराज नाटक लिखने वाला जो व्यक्ति है, उसका नाम है सोमदेव। इसके अलावा देखो, इसका दरबारी विद्वान है, ये सोमदेव इसका दरबारी विद्वान है। इसके बाद में इस विग्रहराज की अलग अलग उपाधियां हैं। इस विग्रहराज की उपाधि है बिसल देव, इसी को बोलते हैं, इसी को कवि बंधु बोलते हैं। उपाधियां तो कई बार एग्जाम में उपाधियों के बारे में भी पूछ लेते हैं। इसी को बोलते हैं बिसल देव, इसी को बोलते हैं कवि बंधु। कवि था ये। एक बार क्विक रिवीजन करवा दो। देखो, यहां पर आज की क्लास के अंदर अपन सब लोगों ने यहां पर अजमेर के चौहान वंश के राजाओं के बारे में अध्ययन किया। सबसे पहले अजमेर में जो चौहान राजा बनते हैं, उनका नाम है अजयराज। अजयराज 1105 से लेकर 1133 ईस्वी तक राजा रहते हैं। इसी अजयराज ने अजमेर शहर की स्थापना की। कई एग्जामों में क्वेश्चन बनता है कि अजमेर की स्थापना किसने की, तो अजमेर की स्थापना करने वाला राजा है अजयराज। इसने 1133 ईस्वी में अजमेर शहर की स्थापना की। और शहर की स्थापना करने के बाद में वहां पर खुद के रहने के लिए मकान का निर्माण करवाता है। और पहले राजा महाराजा जहां पर रहते थे, उसको बोलते थे किला या गढ़। इस अजयराज ने अजमेर में किले का निर्माण करवाया, उसका नाम है अजमेरू किला।
इसके बाद में देखो यहां पर अजमेर में चौहान वंश के प्रथम राजा बनते हैं अजयराज। इसने गढ़बीटली पहाड़ी पर इस किले का निर्माण करवाया। इसके बाद में देखो यहां पर इसने चांदी के सिक्के चलवाए और चांदी के सिक्कों के ऊपर इसने खुद की रानी का नाम लिखवाया। इसकी रानी का नाम था सोमलेखा। तो इसने चांदी के सिक्के चलाकर, कॉइन चलाकर, कॉइनों के ऊपर लिखवा दिया खुद की रानी का नाम। प्रिय रानी थी, ज्यादा प्रेम करता था, इस वजह से चांदी के सिक्कों के ऊपर खुद की रानी का नाम लिखवा देता है। तो इसने सोमलेखा अपनी रानी का नाम चांदी के सिक्कों पर लिखवाया। इसके बाद में देखो अजयराज के समय जैन धर्म की दो ब्रांच श्वेतांबर और दिगंबर, दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जैन धर्म के दिगंबर लोग बोलते हैं कि हमारे में ज्यादा नॉलेज है, ज्ञान हमारे में ज्यादा है। श्वेतांबर लोग बोलते हैं कि हमारे में ज्यादा ज्ञान है, और दोनों में लड़ाई हो जाती है। ये अजयराज क्या करता है, दोनों को बिठाता है और दोनों को बिठाकर उनकी अंताक्षरी का आयोजन करवाता है। दोनों को एक दूसरे से क्वेश्चन पूछता है। ये यहां पर ये शास्त्रार्थ का आयोजन करवाता है और उसकी अध्यक्षता करता है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर में इसने स्वर्ण कलश भेंट किया। इसके बाद में देखो यहां पर शैव धर्म के ये फॉलोवर थे। अगला राजा बनता है अणोराज। सबसे पहले तो इसने राजा बनने के बाद में तुर्कों को धोया, ढंग से लड़ाई की, उनको ढंग से पिटाई की उनकी, और जब धोने के बाद में उनका रक्त वहां पर जमीन पर ज्यादा लग गया तो उस रक्त को धोने के लिए इस अणोराज ने एक झील का निर्माण करवाया जिसका नाम है आना सागर झील। और इस झील के किनारे चश्मा ए नूर कृत्रिम झरना लगा हुआ है। इसने अणोराज ने अपने जीवन काल में सिद्धराज जयसिंह से 2 युद्ध किए, दोनों में जीतता है। पहले कांचन देवी से विवाह करता है बहन से, उसके बाद में उसकी बेटी से देवल देवी से विवाह करता है। तीसरा युद्ध करता है, उस युद्ध में यह हार जाता है और हारने के बाद में कुमारपाल चालुक्य उस युद्ध में जीतता है और कुमारपाल चालुक्य इनसे बदला लेता है। इनकी एक राजकुमारी थी चौहान राजकुमारी जिसका नाम था पालन देवी, उससे ये विवाह करके चला जाता है। और इसने अणोराज का एक बेटा था जिसका नाम था जगदेव, ये अपने पिता को अणोराज को टपका देता है। ये जगदेव चौहान वंश का प्रथम पितरहंता है। अगला राजा बनता है विग्रहराज चतुर्थ। 58 से लेकर 63 तक राजा रहता है। विग्रहराज का सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था, तो संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था विग्रहराज ने। कालांतर में मुस्लिम लोगों ने यहां पर अधिकार करके संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर उसकी जगह पर एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया जिसको मस्जिद का रूप दे दिया, और जिसने तुड़वाया था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर एक नाटक के पत्र छपे हुए हैं, जितनी भी दीवारें उन सब के ऊपर नाटक के पत्र छपे हुए हैं, और जो नाटक है उस नाटक का नाम है हरि केली नाटक। यहां पर 2.5 दिन का पंजाब शाह का उर्स लगता है। इसके बाद में देखो इसके दरबारी विद्वान सोमदेव जिसने ललित विग्रहराज पुस्तक लिखी, नाटक लिखा, इसने उपाधियां इसकी बिसलदेव और कवि बंधु। आज की क्लास में चौहान वंश के अधिकतर राजाओं के बारे में अध्ययन किया है। कल की क्लास में चौहान वंश के अजमेर के अंदर जो भी राजा हैं उन सब के बारे में कंप्लीट अध्ययन करेंगे। इसके बाद में देखो इस अजमेर के बाद में रणथंभौर के चौहानों के बारे में अध्ययन करेंगे, नाडोल पाली के चौहानों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे।